माइक ऑन करना मैं भूल गया था, तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ। लास्ट टाइम पे मैंने क्या बताया? लास्ट टाइम पे मैंने बताया प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, कि ये बोला कि एटम जो होते हैं वो कंजर्व होते हैं किसी भी रिएक्शन में। और आज के लेक्चर में हम लोग कुछ और मेथड सीखेंगे या कुछ और टाइप के रिएक्शंस को भी सॉल्व करेंगे। कुछ स्पेशल केसेस करेंगे जो आपका जे एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट है। जे मेन और नीट में भी आ सकता है पर चांसेस कम है। एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी मैं जो करवाने जा रहा हूँ आज के लेक्चर में वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर जे मेन और नीट में भी आ सकता है, मैं इसको डिनाई नहीं कर सकता, चांसेस लेकिन कम है। तो देखो पहला क्या करते हैं, रिएक्शन इन सीरीज। रिएक्शन इन सीरीज का मतलब क्या होता है? कई बार हम लोग क्या होता है, 2 रिएक्शन या 3 रिएक्शन एक साथ करते हैं और उसमें क्या होता है कि एक का जो प्रोडक्ट होगा वो अगले वाले का रिएक्टेंट होता है। ऐसा होता है कई बार कि एक रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होगा वो अगले वाले का रिएक्टेंट होगा। तो हम लोग इसको वही सॉल्व करेंगे। तो इसमें नीचे लिख लो कि लिखो इन दिस प्रोडक्ट ऑफ वन रिएक्शन बिकम रिएक्टेंट ऑफ अदर रिएक्शन। तो किसी एक रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होगा वो दूसरे का रिएक्टेंट बन जाएगा, फिर हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। इसमें देखो बताने लायक क्या है, पहले हम लोग एक सिंपल सा क्वेश्चन लिख के करते हैं। पहले मैं आप लोगों को मतलब ऐसा सिंपल सा बेसिक सा एक रिएक्शन लिख देता हूँ। देखो a + 2b से बनता है 3c + 2c + 3d = e। ठीक है, ये एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें नीचे लिखो 10 मोल ऑफ A, 10 मोल ऑफ A, कॉमा 15 मोल ऑफ B एंड 20 मोल ऑफ D is taken and 20 mole of D is taken. Find the mole of E formed. Find the mole of E formed. E का बताना कितना मोल बनेगा, Find the mole of E formed. ठीक है, तो मैं इस रिएक्शन को देखो पहले यहाँ पे लिखता हूँ। देखो A + 2B से बनेगा 3C। ठीक है, तो देखो इसके मोल क्या क्या गिवन है, 10 और 15। ठीक है, क्वेश्चन आपको पता ही होता है मोल के टर्म में सॉल्व नहीं होता। क्वेश्चन किसके टर्म में सॉल्व होता है, मोल अपॉन कोफिशिएंट। अरे भाई कोफिशिएंट से डिवाइड करना होता है ना, पहले चेक तो करना होगा कौन है लिमिटिंग रिएजेंट। तो 10/1 15/2, सो दिस इज 7.5, सो दिस इज लिमिटिंग रिएजेंट। तो C का जो अमाउंट जो बनेगा, मतलब C का अमाउंट जो बनेगा वो कौन डिसाइड करेगा, लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, तो कैसे होगा, देखो B के मोल, देखो B के मोल बाय कोफिशिएंट 2, अरे B के मोल बाय कोफिशिएंट 2, B इज अ लिमिटिंग रिएजेंट, तो C का अमाउंट कौन डिसाइड करेगा, C का अमाउंट कौन डिसाइड करेगा, B। तो मोल ऑफ C बाय 3, इसका मोल 15 है, इसका पुट करो तो C का मोल कितना आएगा 22.5, अरे ये 45/2 ये तो कितना मोल बनता है 22.5 मोल ये भाई बनता है किसका 22.5 मोल। ठीक है, ये तो चलो समझ में आ गया होगा। अब इसमें देखो बताने लायक वाली क्या बात है ये पहले समझो। देखो ये जितना बनेगा उसको यहाँ पे ऐसे रखना है, तो कोई यहाँ पे दिमाग मत लगाना, कई बार ज़्यादा दिमाग लगाने की वजह से भी चीज़ें गलत हो जाती है। देखो ये रिएक्शन हो गया, C बन गया, मान लो आपने एक रूम में मान लो रिएक्शन करवाया, C बन गया, C कितना बना 22.5 मोल, ये इतना बन गया। तब आप इसको उठा के अगले रिएक्शन में डाल दो, तो अगले रिएक्शन में यही मोल ट्रांसफर होगा। इसमें अब ये 3 और 2 में इसमें चेंज मत करना भाई, जितना बना है उतना ही रखना है। आप सोचो रिएक्शन करवाया, C का मोल बने 22.5 और इतने मोल बने, इसको मैंने उठा के दूसरे रिएक्शन में डाल दिया, तो इस रिएक्शन में डाल दिया। तो ऐसे में ध्यान रखना है कि जब आप एक रिएक्शन से दूसरे रिएक्शन में जाओगे तो मोल जितना बनेगा पूरा ट्रांसफर करना, उसमें कुछ ऊपर नीचे मत कर देना, कोई दिमाग मत लगा देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो इसमें ध्यान रखना कि ये जो मोल बना है उसको यहीं पर रखो। तो अब देखो इसका मोल 22.5 और इसका मोल कितना गिवन है 20। ठीक है, फिर से भाई लिमिटिंग रिएजेंट निकालना होता है, आप निकाल के देख लो, मुझको पता चल रहा है देख के ये लिमिटिंग रिएजेंट है। अरे कोफिशिएंट 3 डिवाइड करोगे लिमिटिंग रिएजेंट तो E का मोल, तो D के मोल
अरे डी का मोल बाय कोफिशिएंट 3 इज इक्वल टू ई का मोल बाय कोफिशिएंट 1। इसका मोल को 20 रखो तो ई का मोल आएगा 20/3, ये इसका मोल आएगा 20/3। ठीक है, तो इसमें यही ध्यान रखना होता है कि जैसे कोई रिएक्शन बनेगा वैसे उसको अगले वाले में कंटिन्यू करना होता है, इस बात को ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो चलो हम लोग इससे मिलते जुलते हैं, एक दो क्वेश्चंस और करते हैं। ये रिएक्शन है, ठीक है, इसमें नीचे लिखो, इसमें नीचे लिखो 132 ग्राम 132 ग्राम प्रोपेन 132 ग्राम प्रोपेन अंडरगो एबो रिएक्शन, ठीक है, if CO2 gas released in the above reaction, if CO2 gas released in the above reaction combined with ammonia and for यूरिया का मैं रिएक्शन लिख के देता हूँ, वैसे एग्जाम में सकता है ना भी लिखा है, तो ये यूरिया होता है, यूरिया बाई फर्टिलाइजर। ठीक है, मैं रिपीट करता हूँ कि CO2 released from the above reaction combined with ammonia and form urea if ammonia is in excess, find the mass of urea formed। ठीक है, find the mass of urea formed, पता नहीं यूरिया का कितना मास बने, कि ये एक्सेस में इसकी चिंता नहीं करनी है। या लिख लो इफ अमोनिया एंड ऑक्सीजन पे डाल दो, इफ अमोनिया एंड O2 आर इन एक्सेस फाइंड द मास ऑफ यूरिया फॉर्म। O2 को भी एक्सेस में कर लो, O2 और अमोनिया की कमी नहीं हो रही भाई, वो बहुत है, भर के है, उसकी कमी नहीं हो रही। ठीक है, तो अब इसको देखो सॉल्व करते हैं। तो पहले मैं इस रिएक्शन को भी हटा देता हूँ, पहले इस पे फोकस करते हैं, इस पे पहले वाले पे। सबसे पहली बात, रिएक्शन मास के टर्म में नहीं मोल के टर्म में सॉल्व होता है। मास गिवन है 132 ग्राम, मोल निकालेंगे तो 132 और उसका मॉलिक्यूलर वेट 44। अरे 3 कार्बन है, 36 + 8 44, तो ये करने में भाई 3 मोल आ गया। ठीक है, ये एक्सेस में, इसकी चिंता बिल्कुल मत करो, एक्सेस में। तो हमको लोगों को CO2 चाहिए, CO2 निकालो, बाकी से क्या मतलब है। तो देखो C3H8 बाय कोफिशिएंट 1, CO2 बाय कोफिशिएंट 3, इसको मोल को रखो तो CO2 को मोल आएगा 9। ठीक है, CO2 को मोल 9 आ गया, 9 आ गया। अब आगे देखो भाई, अगला जैसा निकला वैसा आगे कंटिन्यू करना है भाई। 9 मोल निकला, 9 आगे कंटिन्यू, ये नहीं कि 3 और 1, अरे ऐसा कुछ नहीं, मोल जो निकला वही आगे कंटिन्यू करो, बस कोई टेंशन नहीं लेना। जो निकला है 9 मोल निकला है, CO2 का मोल 9 निकला है, तो 9 आगे बढ़ेगा, आगे कंटिन्यू वही होगा। अमोनिया के साथ ये बनता है यूरिया। अगर ये 9 मोल है तो कोई, ये तो एक्सेस में है, ये तो बोला हुआ है, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट है। क्या लिमिटिंग रिएजेंट है? CO2, तो इसलिए इसका भी मोल क्या आएगा 9। अरे भाई मोल यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो दोनों का सेम ही होगा। तो यूरिया का मोल आ गया 9, तो हम लोग निकालेंगे मास, तो क्या होगा मास ऑफ यूरिया, तो क्या होगा, यूरिया का मोल है 9, अरे यूरिया का मोल 9 है, ठीक है 9 मोल है, और यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट है 60। अरे यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट 60 है, 60 मॉलिक्यूलर वेट और मोल है 9, तो ये कितना होगा 540 ग्राम। ठीक है, तो यूरिया का मोल है भाई, यूरिया का मास है, मॉलिक्यूलर वेट 60, अरे यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट 60 है, यूरिया का मोल है 9, तो मल्टीप्लाई कर दो 540 ग्राम। ठीक है भाई, इसका आंसर है।
तो हम लोग क्या होता है, कई बार किसी रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होता है अगले रिएक्शन के रिएक्टेंट के जैसे काम करता है और इस तरीके से रिएक्शंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हम लोग इस क्वेश्चंस को थोड़ा और ऊपर लेवल पे लेके जाते हैं। इसमें पहले एक और कर लेते हैं सीरीज में, फिर थोड़ा ऊपर लेवल लेके जाते हैं। ठीक है, इसमें नीचे लिखो रिएक्शन स्टार्ट्स विथ 10 मोल A, B, D and F. रिएक्शन स्टार्ट विथ 10 मोल A, B, D and F. फाइंड मोल ऑफ G। ठीक है, G का मोल बताने कितना होगा। ठीक है, तो G का मोल बताने कितना होगा, फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। तो आप लोग अब तक तो समझ में आ ही गया होगा क्या करना होता है। अब तो इसको तो भाई खुद से भी कर सकते हो इतना क्वेश्चन करवाने के बाद। मोल है 10 और 10। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट निकालना अब आपको आई क्या होगा। ठीक है, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट है हमारा और इसके अकॉर्डिंग इसका मोल निकालना 10 मोल। अरे निकाल लेना, वो लिमिटिंग रिएजेंट है, मोल बाय कोफिशिएंट सेम करना, मोल बाय लिमिटिंग रिएजेंट है, मोल बाय कोफिशिएंट सेम करना, इसका मोल आएगा 10। ठीक है, जो 10 मोल आया उसको यहाँ पे पुट करना है। तो 10 मोल आया, अरे 10 और 10 लिमिटिंग रिएजेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने C को सॉल्व करके देख लो, 10 मोल आएगा। जो निकला उसको मैंने यहाँ पुट किया और D का मोल 10 दिया हुआ है। ठीक है, फिर से इसमें चेक करो, ये लिमिटिंग रिएजेंट है भाई, चेक करो लिमिटिंग रिएजेंट है। C के अकॉर्डिंग हम लोग E का मोल निकालेंगे, तो 10/3। अरे 10/3 इसका मोल आएगा 3.33। मोल बाय कोफिशिएंट सेम करना, C को लिमिटिंग रिएजेंट लेना, मोल बाय कोफिशिएंट सेम करना, तो E का मोल निकलेगा 10/3 या फिर 3.33। ये जो निकला इसको यहाँ पे पुट करना होता है। तो 10/3 ये जो है 10/3 यहाँ पे पुट करना है। ठीक है, E का मोल कितना है 10/3, तो 10/3 यहाँ पुट करो और इसका मोल कितना है 10। ठीक है, अरे F का मोल 10 दिया हुआ है क्वेश्चन में भाई, क्वेश्चन में F का मोल 10 दिया हुआ है और इसका मोल 10/3 आया। अरे मोल बाय कोफिशिएंट सेम करना, 10 सब ट्राई करके देख लेना। तो मोल बाय कोफिशिएंट सेम करना, तो E का मोल निकलेगा 3.33, उसको वहाँ पे रखा। फिर से मोल बाय कोफिशिएंट चेक करना, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट आएगा, ये लिमिटिंग रिएजेंट। तो अब देखो क्या होगा, E के मोल लास्ट राउंड में कर बाय कोफिशिएंट 3, G के मोल बाय कोफिशिएंट 2, इसके यहाँ पे रखेंगे, तो 10/3 और G/2, तो इससे G का मोल क्या आएगा 20/9। ठीक है, तो G का हमारा जो मोल होगा वो होगा 20/9। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन इस टाइप का करते हैं, इसमें कई बार इफिशियंसी का केस आ जाता है, तो इफिशियंसी को लेके चलो करते हैं ट्राई। इसको लिखो, उसमें फिर नीचे लिखो फटाफट लिखो, इफ 10 मोल ऑफ A, B and D are taken, find final mole of E. If 10 mole of A, B and D are taken, find final mole of E.
ई का बताना है कितना मोल होगा फाइनल। ठीक है, अच्छा इसको मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ। ठीक है, मेरे हिसाब से यही था वो। अब देखो इफिशियंसी का पहले मतलब समझते, पहले चलो इसको लिख लेते क्या क्या गिवन क्या क्या है। देखो मोल है 10 और मोल है 10। अरे लिमिटिंग रिएजेंट निकालना अब तो आ ही गया होगा, मोल बाय कोएफिशिएंट, ये लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, तो जहां तक में ये लिमिटिंग रिएजेंट आया, ठीक है, हमने लिमिटिंग रिएजेंट हमने सॉल्व किया, इसका मोल निकला 10। अरे निकालोगे मोल बाय कोएफिशिएंट ये 10, ये जो मोल सॉल्व करके आता है, जो मोल सॉल्व करके आता है वो क्या होता है, वो होता है थ्योरेटिकल मोल। अरे सॉल्व करके आना, पर एक्चुअल मोल क्या होगा हमको देखना होगा, थ्योरेटिकल मोल। तो देखो क्या होगा, अरे जो पहले बताया था एफिशिएंसी वो कर लो, ये इसका। अरे देखो ये रिएक्शन कितना यील्ड, देखो ऐसे समझो, थ्योरेटिकल मोल कितना आ रहा है आपके पास, थ्योरेटिकल मोल आ रहा है मतलब 10, तो 60% यील्ड है, तो उसका 60% ले लो, 6 मोल आ जाएगा। देखो क्योंकि रिएक्शन में जो आगे फॉरवर्ड होगा वो एक्चुअल, भाई एक्चुअल में कितना बना वो फॉरवर्ड होगा ना, एक्चुअल में कितना बना। हम लोगों ने देखा ये 10 है, ये 10, ये लिमिटिंग रिएजेंट, इसके अकॉर्डिंग सॉल्व किया 10 आया, पर बोला रिएक्शन के यील्ड तो सिर्फ 60% है, सिर्फ बोला 60% कन्वर्ट हो रहा है, तो हमको इसका 60% लेना पड़ेगा ना, वही तो कन्वर्ट हो रहा है, तो 60% इसका लेंगे भाई, तो वही आपको करना है। तो देखो, तो 10 का 60% लो, अरे यही तो कन्वर्ट होगा, तो वो कितना आएगा 6, मतलब कि जो C का जो एक्चुअल मोल है, अरे यील्ड 60% का मतलब कि 60% रिएक्शन हो पा रहा है, तो कितना है 6 मोल, तो आगे जो फॉरवर्ड होगा वो हमेशा एक्चुअल मोलों का ध्यान रखना है। तो अगर इफिशियंसी दे दिया तो आप एक्चुअल मोल निकालोगे, वही आगे फॉरवर्ड करोगे। तो 10 मोल निकला, पर इफिशियंसी 60% है, तो मतलब कितना मोल निकला 6, तो मतलब इसका मोल कितना है 6 और इसका मोल है 10, तो इसमें ये आपका क्लियरली लिमिटिंग रिएजेंट है। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट, उस रिएजेंट के हिसाब से देखो C के मोल बाय कोएफिशिएंट 2, E के मोल बाय कोएफिशिएंट 3, इसके मोल को यहाँ पे 6 रखो, तो E का मोल कितना आएगा 9, अरे 6 रखोगे कट जाएगा 9, तो 9 मोल आ तो रहा है, पर भाई फिर से ये थ्योरेटिकल मोल है और इफिशियंसी 50% गिवन है, तो पूछा था फाइनल मोल ऑफ E, मतलब एक्चुअल मोल पूछना है, तो क्या होगा भाई फाइनल मोल ऑफ E, तो 9 का आपको 50% लेना होगा, दैट इज 4.5 मोल। ठीक है, तो 9 का आप 50% लोगे 4.5 मोल, तो E का जो फाइनल मोल होगा, जो एक्चुअल मोल होगा, तो वो आपके पास आएगा 4.5। ठीक है, तो ये E का क्या है फाइनल मोल होता है। ठीक है, तो इस तरीके से कई बार इफिशियंसी के क्वेश्चंस को भी इन्वॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो हम लोगों ने एक्चुअल में सारे कॉन्सेप्ट को रिएक्शंस को समझ लिया है, पर हम लोग कुछ कॉम्प्लिकेटेड केस करते हैं, कुछ डिफिकल्ट केस करते हैं, जहाँ पे मतलब आपको काफ़ी ज़्यादा सोचना पड़ सकता है, तो हम लोग चलो वही करते हैं, कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस को भी इसमें ट्राई करते हैं, कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें आपका इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हुए, तो इसमें नीचे लिखो केस ऑफ मिक्सचर, तो हम लोग अब मिक्सचर के केस को सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, जब भी ऐसा कोई केस आएगा तो आप एक को एक्स अज्यूम करके सॉल्व करोगे। तो चलो कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को, कुछ अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए। तो एक क्वेश्चन लिखो 10 ग्राम MgCO3 and CaCO3 आर टेकन। 10 ग्राम पहले क्वेश्चन को लिख लो, फिर मैं समझा दूंगा कि क्या है। 10 ग्राम MgCO3 and CaCO3 are taken on heating mass of mixture becomes 5 gram। on heating mass of mixture becomes 5 gram। हीट करने पे मिक्सर का मास हो गया 5 ग्राम। फाइंड द मास ऑफ MgCO3 and CaCO3 in original mixture। find the mass of MgCO3 and CaCO3 in the original mixture।
तो एक्चुअल में ये जो गिवन है बताना है कि इसमें MgCO3 और CaCO3 कितना है, ये आपको बताना होगा, ठीक है। ओरिजिनल मिक्सचर में कौन कितना है। देखो पहली बात क्या है, मतलब 5 ग्राम बन गया, इसका मतलब कि कुछ चीज़ें निकल गई बाहर। बाहर निकलने का मतलब है कि CO2 जो गैस है वो उड़ के जाएगा बाहर। देखो समझो क्या है, MgCO3 सॉलिड से हीट करेंगे MgO सॉलिड प्लस CO2 गैस। अरे भाई गैस उड़ गया, वो जो लॉस इन मास हो रहा है उसी वजह से हो रहा है, गैस उड़ गया, CO2 गैस उड़ गया, ठीक है। और CaCO3 सॉलिड, इससे क्या बनेगा CO सॉलिड प्लस CO2 गैस, ठीक है। ये बहुत फेमस रिएक्शन है, जो लोगों को पता रहता है क्लास 10 के बच्चों को, ये रिएक्शन है। तो देखो बोल क्या रहा है कि, बोल ये रहा है कि भाई 10 ग्राम दिया था पहले, ठीक है, दोनों मिला के 10 ग्राम। कौन कितना दिया है नहीं बोला है, 5 ग्राम लेके मत करना, वही तो पूछा है, ठीक है। कौन कितना ग्राम हमको नहीं पता, पर हीट करने पे बोल रहा है कि 5 ग्राम का लॉस हो रहा है, मतलब कि दोनों को मिलाकर 5 ग्राम है, या फिर बोल सकते दोनों को मिलाकर 5 ग्राम है। अरे ये सॉलिड, अरे हीट करोगे सॉलिड बचा रहेगा, ये सॉलिड है ना। ये मान लो आपके पास जैसे सॉलिड, इसको हीट किया तो कुछ सॉलिड बच गया और गैस उड़ गया, तो जो लॉस इन मास था समझ लो CO2 का मास 5 ग्राम दिया या फिर इसका मास 5 ग्राम। आप कुछ भी कर सकते हो, दोनों से एक ही कॉन्सेप्ट आएगा। अब ऐसा कोई भी मिक्सर का क्वेश्चन आए तो एक को x मानना है। इन क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से देखना, थोड़े से इसमें सोचना पड़ेगा आपको। इसमें आपको एक को x मानना है। किसको x माने भाई, किसी को भी x मान लो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्या होगा, x जो पूछा है उसको x मानोगे तो क्वेश्चन इजी रहेगा, किसी और को मानोगे तो क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो सिंपली इन दोनों का मास पूछा है तो मास को x ले लेते हैं, सबसे सिंपल रहेगा। तो ऐसा करते हैं, लेट इसका जो मास है इसको x ग्राम लेते हैं। तो अगर आप उसको x ग्राम लोगे तो इसका मास होगा 10 - x। अरे वो x ग्राम है, टोटल दोनों को मिलाकर 10 ग्राम था, अगर x है तो ऑटोमेटिकली 10 - x होगा, और तो कुछ हो नहीं सकता। अब देखो क्वेश्चन तो भले ही मास दे दिया, हम लोग मोल के टर्म में सॉल्व करते हैं। हाँ, मैग्नीशियम का मास नंबर होता है 24, मैग्नीशियम का मास नंबर 24 है, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट आपके पास 84 होता है, मैग्नीशियम का मास नंबर 24 होता है, ठीक है। अब इसका मोल निकालते हैं, तो इसका मास है 10 - x। कैल्शियम का मास नंबर होता है 40, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16। तो इसको करोगे दिस इज 100, ठीक है। दो कोफिशिएंट 1 है, कोफिशिएंट 1, सब 1 1 है, ठीक है, सब 1। अब आप वैसे सोचो, अगर ये 1 मोल होता तो ये 1 मोल बनता, ये 1 मोल बनता। अगर ये भी मान लो कि 1 मोल होता तो 1 बनता, 1 बनता। ये x/84 है, तो ये भी कितना बनेगा, x/84 मोल, और ये भी कितना बनेगा, x/84 मोल, ठीक है। दोनों को सेम मोल बनेंगे। और ये कितना बनेगा, 10 - x/100, और ये 10 - x/100, ठीक है। देखो 5 ग्राम बचा है, मतलब 5 ग्राम लॉस हुआ। तो इसको करने का आप चाहे इसको लेके कर दो या इसको लेके कर दो, एक ही आंसर आएगा। देखो बोल क्या रहा है, 5 ग्राम इज लेफ्ट, इसका मतलब कि दोनों को मिला के कितना, 5 ग्राम। ये कर सकते हो, या फिर दूसरा 5, देखो 10 ग्राम दिया था, 5 ग्राम बचा, मतलब 5 ग्राम निकल गया। 5 ग्राम निकलने के मतलब CO2 का मास है 5 ग्राम। तो आप इसको 5 ग्राम लेके भी सॉल्व कर सकते हो, आंसर सेम आएगा। या इसको भी 5 ग्राम लेके सॉल्व कर सकते हो, आंसर सेम आएगा। मैं दोनों के क्वेश्चन बना देता हूं, आंसर देखो सेम आएगा। तो देखो यहाँ पे क्या है कि CO2 का मोल, अगर आप करना चाहो मोल ऑफ CO2, अरे भाई दोनों से बनना है ना, दोनों को मिला तो क्या होगा, x/84 ऊपर वाले से और नीचे वाले से 10 - x/100, ठीक है। अगर आप देखो एक क्या होता है फॉर्मूला, मोल को अगर आप मॉलिक्यूलर वेट्स मल्टीप्लाई करोगे तो मास आता है। अरे मोल क्या होता है, मास बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो क्या होता है, मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट मास होता है। तो देखो मोल कितना आ रहा है, x/84 प्लस 10 - x/100, ठीक है। और पूरा, अरे ये CO2 का मोल है, और CO2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 44, और इक्वल टू मास 5। अरे यही आंसर है। देखो CO2 गैस रिलीज हो रही है, CO2 गैस रिलीज हो रही है, तो कितना ग्राम रिलीज हो रही है, 5 ग्राम। अरे 10 ग्राम था, 5 ग्राम बचा तो 5 ग्राम निकला होगा।
निकला क्या है CO2 गैस, ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा, गैस उड़ गया तो 5 ग्राम मतलब इसका मास है। तो जो CO2 का मोल आ रहा है, जो CO2 का मोल आ रहा है, CO2 का मोल, उसको उसके मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दो, CO2 का मास आ जाएगा। इसको सॉल्व करो, x की वैल्यू आएगी और यहाँ पे रखना, आपका आंसर आ जाएगा। जिसको सॉल्व करने का पहला तरीका है जहाँ पे आप CO2 का यूज करके निकाल सकते हो, ठीक है, इसको आप कर लेना। सिंपल से लीनियर इक्वेशन है, वो भी एक लीनियर इक्वेशन है, वो भी एक ही अननोन है, एक सॉल्व करो का आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको देखो सॉल्व करने का देखो दूसरा तरीका क्या हो सकता है, देखो मोल इनटू मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू होता है मास, ठीक है। तो देखो इसका और इसका मास, देखो MgO और CaO का मिला के 5 ग्राम, अरे 5 ग्राम बच रहा है मतलब दोनों को मिला के, ठीक है। अब देखो क्या होगा, इसका मोल है x/84, ठीक है। MgO का मॉलिक्यूलर वेट, Mg का होता है 24, ऑक्सीजन का 16, तो होगा 40। तो ये किसका मास है, ये मास है MgO का, MgO का मास है ये इसका मास है। नीचे CaO के लिए करेंगे, ये इसका मोल, और CaO में कैल्शियम का मास 40, ऑक्सीजन का मास 16, दिस इज 56। तो ये किसका मास है, CaO सॉलिड का मास। दोनों का मास मिला के भी कितना, 5 ग्राम, ठीक है। इसको भी सॉल्व करोगे वही सेम आपका आंसर आएगा। आप चाहे इसको कर लो चाहे उसको कर लो, सेम आंसर होगा। इसको भी सॉल्व कर लो, सेम आंसर है, x की वैल्यू निकालना, पुट करना, सेम आंसर। चाहे ये करो चाहे वो करो, इन दोनों का मास मिला के 5 ग्राम या फिर CO2 का मास मिला के 5 ग्राम, दोनों से सेम आंसर आएगा, ठीक है। सॉल्व करना, x की वैल्यू आ जाएगी, वही आपका फिर एक का मास होगा, दूसरे को 10 में से माइनस कर देना। तो हम लोग ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, एक को x एज्यूम करके सॉल्व करते हैं। इससे ऐसे क्वेश्चंस को क्या होता है, बहुत ज़्यादा ध्यान से सॉल्व करना होता है। चलो हम लोग थोड़े से और डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो एक क्वेश्चन लिखते हैं, मैं ये जो क्वेश्चन देने जा रहा हूं उसको सब लोग एक बार जरूर खुद से ट्राई कर लेंगे, जरूर इसको खुद से ट्राई करेंगे, तभी मेरे सॉल्यूशन को देखना आप लोग, ठीक है। तो लिखो 12 ग्राम कार्बन, 12 ग्राम कार्बन रिएक्ट्स विथ 20 ग्राम ऑक्सीजन गैस। 12 ग्राम कार्बन react with 20 gram oxygen gas and for carbon monoxide and carbon dioxide, and for carbon monoxide and carbon dioxide, if the form CO and CO2, if both carbon and oxygen gas, if both carbon and oxygen gas are consumed completely, find the mass of CO and CO2 formed। ये दोनों पूरे खत्म हो गए, ना इसमें कोई लिमिटिंग ना कोई एक्सेस, पूरे खत्म हो गए। फाइंड द मास ऑफ CO एंड CO2 फॉर्म्ड, ठीक है। इसको अब देखो सॉल्व करते हैं। देखो इसको सॉल्व करने का, देखो आप चाहो तो यहाँ पे POAC भी यूज कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो रिएक्शन को भी बैलेंस करके भी सॉल्व कर सकते हो। देखो सबसे पहले क्या नहीं करना है, ये क्वेश्चन देने के बाद 80% जनता इसमें गलत रिएक्शन दिखती। क्या गलत रिएक्शन पहले समझते। देखो C+O2 से CO + CO2 3/2, ये नहीं करना है, ये गलत है। आप बोलोगे सर ये गलत कैसे, सही तो है भाई, गलत है। देखो समझो, आपने इसको लिखा, यहाँ पे कितना है 1, अच्छा यहाँ पे कितना है 1, तो अगर आप खुद सोचो, आपने रिएक्शन चालू होने के पहले ही मान लिया कि ये 1, तो अब पता होता मोल बाय कोफिशिएंट सेम होता है, तो ये 1 मतलब कि दोनों के मोल सेम, तो आपने चालू होने के पहले ही मान लिया कि दोनों के मोल सेम है। इसका यही मतलब 1 और 1 का मतलब। और ऐसा तो क्वेश्चन में कुछ दिया ही नहीं कि CO और CO2 के मोल सेम होंगे, ऐसा तो कहीं कुछ भी नहीं दे रखा है, तो आपने कैसे इसको 1 और 1 ले लिया। तो मतलब कि अगर आप ऐसा करोगे तो गलत है, कहीं कुछ भी नहीं बोला है कि आपको इसको 1 और 1 दिया है। और आपको शायद पता हो कि अगर ऑक्सीजन सफिशिएंट होता है तो CO2 बनता है, अगर ऑक्सीजन लिमिटेड होता है तो CO बनता है। तो CO और CO2 कितना बनेगा ये तो ऑक्सीजन पे डिपेंड करेगा। 1:1 आपने कैसे मान लिया, ये तो भाई कुछ बोला ही नहीं ना, तो ऐसा नहीं करना है, गलत हो जाएगा, क्योंकि हमको कोई इंफॉर्मेशन नहीं CO कितना बनेगा और CO2 कितना बनेगा।
तो अब इसमें फिर करना क्या होता है, अब देखते हैं इसमें क्या करना है। दोनों के रिएक्शन को अलग अलग लिखना है, अलग अलग लिखना है, मिक्स नहीं करना है। कोई इंफॉर्मेशन आपको नहीं दिया कि दोनों सेम है, ठीक है। कार्बन कितना था 12 ग्राम, मतलब कि 1 मोल। ऑक्सीजन कितना है 20 ग्राम, मतलब कि 20/32। अरे ऑक्सीजन का मास 32, मतलब कि 5/8 मोल, ठीक है। ये गिवन है। अब सॉल्व करते हैं। देखो कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा। अब हमको नहीं पता ना कि यहाँ कितना जा रहा है, यहाँ कितना जा रहा है, कोई आइडिया नहीं, तो एक को x मान लेते हैं। सपोज करते हैं जो कार्बन जो है यहाँ पे x मोल गया, तो फिर बाकी बचा हुआ 1 - x यहाँ पे जाएगा। अरे कार्बन देखो 1 मोल है और बोल रहा पूरा कंज्यूम हुआ है, तो सपोज करते हैं यहाँ पे x गया तो बाकी बचा हुआ 1 - x, ठीक है। यही हो सकता है। अगर ये x होगा तो देखो ये क्या होगा x/2, अरे हाफ है ये, और ये भी कितना होगा x, ठीक है। अगर ये 1 - x है तो ये भी 1 - x और ये भी 1 - x, ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन के बारे में, देखो ऑक्सीजन का जो मोल आ रहा है, ऑक्सीजन का मोल देखो ऊपर से कितना आ रहा है, ऊपर से आ रहा है x/2, अरे ऊपर से x/2, और नीचे से कितना आ रहा है 1 - x। अरे देखो कार्बन का मोल को लिया x, तो ये 1 - x, ये x के लिए x/2, 1 - x के लिए 1 - x, तो ये x और ये 1 - x। ऑक्सीजन का मोल मिला है तो x/2 और एक क्या 1 - x, तो दोनों का मोल मिला के अरे कितना ऑक्सीजन गिवन है 5/8 गिवन है, ये गिवन है। तो हम लोग इसको करेंगे, इसको इधर लाएंगे, उसको इधर लाएंगे, तो x/2 इक्वल टू क्या होगा 3/8, या फिर x इक्वल टू 3/4 मोल। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। इसका मतलब कि CO का मोल कितना है 3/4 और CO2 का मोल कितना होगा फिर 1/4, ठीक है। इसका मास निकालेंगे किसका CO का 3/4 और CO का मॉलिक्यूलर वेट 28, सो दिस इज 21 ग्राम, ठीक है। और इसका मास निकालेंगे तो 1/4 इंटू 44 दैट इज 11 ग्राम। देखो एक चीज का ध्यान रखना है, मास कंजर्व होता है, मास घट और बढ़ नहीं सकता। स्टार्टिंग में देखो, तो स्टार्टिंग में कितना गिवन है 12 + 20 32 ग्राम, अभी भी देखो 21 + 11 32 ग्राम। मास कंजर्व होगा, मास घट बढ़ नहीं सकता, मास देखो सेम है, ठीक है। तो ये इसको सॉल्व करने का क्या होगा मेथड होगा, जब ये मिक्सिंग वाला क्वेश्चन आएगा तो आपको इसी तरीके से इसको सॉल्व करना होता है। अब इसी सेम क्वेश्चन को चलो मैं POAC से सॉल्व कर देता हूँ। POAC की खास बात बैलेंस करने की जरूरत नहीं होती। तो क्या होगा देखो कार्बन प्लस ऑक्सीजन से CO एंड CO2 बनता है, ठीक है। कितना बनता है कोई आइडिया नहीं, हम लोग रिएक्शन ही लिख रहे हैं, बस बोल रहे कि भाई इससे ये दोनों बनते हैं, ठीक है। तो चलो यूज करते हैं, देखो POAC ऑन कार्बन, ठीक है। तो कार्बन का तो 1 ही एटम है, तो C × 1, और इससे क्या क्या बनता है, इससे बनता है CO। अच्छा CO में भी कार्बन के 1 एटम है तो 1 से मल्टीप्लाई होगा। अच्छा CO2 में भी कार्बन के कितने एटम है 1, तो 1 से मल्टीप्लाई। अरे यही तो हो रहा है, 1 एटम है, कुछ करना ही नहीं। मतलब कि जो कार्बन का मोल है 1, मतलब 1 इक्वल टू क्या होगा CO + CO2, मतलब CO और CO2 को मोल मिला के 1। अरे ये तो पता ही था आपको कि CO और CO2 को मोल मिला के 1 आएगा, तो बस वही लिख लिया। अब चलो यूज करते हम लोग POAC ऑन ऑक्सीजन। तो देखो ऑक्सीजन पे कैसे होगा, देखो O2 है तो यहाँ पे 2 एटम है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। CO में जाता है, अरे वही तो CO में जाता है तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई, और CO2 में जाता है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई। तो वही ऑक्सीजन के एटम आपको सेम करने होते हैं। तो हम लोग ऑक्सीजन का एटम देखेंगे, यहाँ पे क्या है कि 2 और यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का एटम आपके पास वही देखो, ये ऑक्सीजन है O2, कितना मोल दिया था 5/8, तो इंटू 2, अरे 5/8 मोल गिवन है, CO + 2 CO2, सो दिस इज 5/4 इक्वल टू CO + 2 CO2। ये 2 इक्वेशन, 2 अननोन, लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल सॉल्व करना आता है। आप सॉल्व करोगे तो देखो CO2 आएगा 1/4 एंड CO आएगा 3/4। सॉल्व करके देख लो, यही इसका वैल्यू आएगा, तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। सो आंसर क्या 1/4 एंड 3/4, ठीक है।
तो आपका मोल निकल आया, तो अब आप चाहो तो इसका मास भी निकाल सकते हो, बस हो गया। तो ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन अगर आएगा तो आप इसी तरीके से इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। तो हम लोगों का ये पूरा रिएक्शंस वाला सेक्शन देखो कंप्लीट हो गया है। हम लोगों ने इसमें हर टाइप के केस कर लिए। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से क्या होगा, इस चैप्टर के लास्ट मतलब सेक्शन को पढ़ेंगे जिसका नाम है कंसंट्रेशन टर्म, जहाँ पर हम लोग कुछ नए नए वेरिएबल्स को, नए नए टर्म को समझेंगे।